गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने oogenesis प्रक्रिया के अंतर्गत प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा था। ये जो oogenesis की प्रक्रिया होती है अंडाशय में, उसके साथ साथ एक फॉलिकल जेनेसिस की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब फॉलिकल्स बनते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये वाले फॉलिकल्स हो गए आपके, ठीक है। ये इस तरीके से फॉलिकल्स, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल्स से फिर ये आपके इस तरीके से सेकेंडरी फॉलिकल्स बने, सेकेंडरी फॉलिकल्स से फिर ये टर्सरी फॉलिकल्स बना, फिर ये ग्राफिन फॉलिकल्स बना, है ना। और ये ग्राफिन फॉलिकल जो होगा वो आकर के यहाँ इसका रप्चर हो गया, ये फट गया। इसके फटने से ये ओवम जो होगा वो अंडाशय से बाहर आ गया। ये जो होता है मेनिस्ट्रेशन साइकिल के 14वें दिन होता है LH हार्मोन के प्रभाव में। फिर ये ओवम जो होगा वो अंडवाहिनी में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? अंडवाहिनी में। और फिर उसका आगे जा कर के निषेचन होगा, ठीक है। बाद में ये जो अंडाणु के बाहर निकलने से ग्राफिन फॉलिकल की जो बची हुई संरचना है वो ये इसमें बदल जाएगी कार्पस ल्यूटियम में। और अगर इसका निषेचन हो जाए तो कार्पस ल्यूटियम जो होगा वो बड़ा हो जाएगा और बाद में ये बना रहेगा, जिससे कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगर इस अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम जो होगी वो डीजनरेट हो जाएगी, अपहासित हो जाएगी, फिर कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगी। और अगर ये कार्पस एल्बिकेंस में बदल गई यानी कि कार्पस ल्यूटियम नहीं रहा तो फिर नया मेनिस्ट्रेशन साइकिल स्टार्ट होगा, नए फॉलिकल्स का निर्माण होगा। इस तरीके से फिर वापस ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल्स बनेंगे। फिर वापस ओवम का यानी ओवुलेशन होगा, वही 14वें दिन। और ज़रूरी नहीं है 14वें दिन हो, 10 से 17 दिन के बीच में होता है, अलग अलग फीमेल में अलग अलग टाइम पे, लेकिन जनरली ये टाइम प्रिपेयर मतलब मेन होता है 14वां दिन जनरल। तो उसमें फिर ये ओवम वापस बाहर निकलेगा, फिर निषेचन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम नहीं हुआ तो वापस कार्पस एल्बिकेंस, और फिर ये चक्र चलता रहेगा। तो जैसा कि आप ये चित्र में देख पा रहे हैं कि कई सारे अलग अलग फेज के, अलग अलग डेवलपिंग फेज के ये फॉलिकल्स बन रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फॉलिकल जेनेसिस। ओके, तो ये फॉलिकल कैसे बनते हैं, फॉलिकल क्या होते हैं, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं, ठीक है, जो कि oogenesis के पैरेलल चलता रहता है, ठीक। तो चलिए, सबसे फर्स्ट फॉलिकुलर जेनेसिस के अंदर हमने पढ़ा था oogenesis के अंदर कि oogonia जो होता है उससे प्राइमरी oocyte बनता है। तो ये प्राइमरी oocyte है आपका, ठीक है। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कोशिकाओं की, एपिथेलियम कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर बन जाती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बीच में आपका प्राइमरी oocyte हो गया और इसके चारों तरफ कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर बन गई। और ये जो सिंगल लेयर की जो कोशिका होती है वो चपटी होती है, फ्लैटेंड होती है। तो यहाँ तक का जो फॉलिकल बना है, इस फॉलिकल को कहते हैं प्री मोल्डियल फॉलिकल। यहाँ तक के फॉलिकल्स को क्या बोलते हैं? प्री मोल्डियल फॉलिकल। ध्यान रखना है, ये प्री मोल्डियल फॉलिकल किसके चारों तरफ बना है? ये बना है प्राइमरी oocytes के चारों तरफ कोशिकाओं के एकल परत के जमने से बना है। अब ये जो कोशिकाएं थी यहाँ पर, ये कोशिकाएं चपटी थी। ये चपटी कोशिका लंबी और स्तंभाकार हो जाती है, और जब ये कोशिका लंबी और स्तंभाकार हो जाती है तब इसे फॉलिकल सेल्स कहते हैं। तब इन्हें क्या कहते हैं? फॉलिकल सेल्स, ठीक है। और अब ये जो अगला फॉलिकल बना है, अगला जो पुटक बना है, इसे हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। ये वाला आपका प्राइमरी फॉलिकल्स हो गया, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद में जो अभी तक इस oocyte के चारों तरफ एक सिंगल लेयर एपिथेलियम सेल्स की या फॉलिकल्स की बनी हुई थी, वो सिंगल लेयर अब जो होगी प्रोलिफरेशन होगा इसमें, यानी इसमें वृद्धि होगी, है ना। और प्रोलिफरेशन होने से ये सिंगल लेयर मल्टी लेयर में बदल जाएगी, इसमें कई सारी लेयर बन जाती है। जब ये मल्टी लेयर में बदल जाती है तो इन सारी लेयर को हम कॉमनली मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। और इसकी प्रत्येक सेल को ग्रैनुलोसा सोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोसा सेल। और ये वाली जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं लेट प्राइमरी फॉलिकल या फिर अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। आपको बात समझ में आ रही नहीं? हम फॉलिकल के डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं, तो फॉलिकल के डेवलपमेंट में बात इतनी सी है कि बीच में हो गया आपका प्राइमरी oocyte है, ये भी प्राइमरी oocyte है और ये भी प्राइमरी oocyte है। तीनों स्टेज में हमने देखा है प्राइमरी oocyte है, जो कि हमने oogenesis में पढ़ रखा है। उस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक सिंगल लेयर बन गई और चपटी कोशिकाओं की सिंगल लेयर बनी है, तो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल है।
ये जो चपटी कोशिकाएं फिर लंबी और स्तंभाकार हो जाती है, अब इन्हें फॉलिकल सेल्स कहते हैं। तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल हो गया। अब प्राइमरी फॉलिकल्स की जो सिंगल लेयर थी वो प्रोलिफेरेट हो करके मल्टी लेयर में बदल जाए तो इस लेयर को मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं, और इन सेल को ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं, और इस स्टेज को लेट प्राइमरी फॉलिकल स्टेज कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये जो आपकी मल्टी लेयर बनी थी, इन मल्टी लेयर की अंदर इन जो कई सारी लेयर बनी थी, इन लेयर की सेल्स के बीच में छोटे छोटे स्पेस बन जाते हैं। देखिए ये स्पेस बन रहे हैं, ऐसे कई सारे छोटे छोटे स्पेस बन जाते हैं। ठीक है, और जब ये कई सारे मल्टी लेयर्स के बीच में छोटे छोटे स्पेस बन जाते हैं तब इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। तब इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, आगे के डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी फॉलिकल्स था उसके अंदर जो कई सारे छोटे छोटे स्पेस बने हुए थे वो सारे स्पेस आपस में मिल जाते हैं और कंटिन्यू हो जाते हैं और एक बड़ी गुहा बन जाती है। जैसा कि चित्र में मैं डॉटेड लाइन पे बता रहा हूँ, एक इस तरीके से गुहा बन जाती है और इस गुहा को बोलते हैं एंट्रम। और इस गुहा के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जिसे बोलते हैं लिक्वर फॉलिक्यूली। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइमरी oocyte था, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ कोशिकाओं का समूह है, प्लस कुछ कोशिकाएं यहाँ पर एक कॉलम के रूप में इस oocyte को, प्राइमरी oocyte को इस दीवार से, बाहर की जो दीवार है उससे जोड़ रही है। ये वाला पूरा है ना, ये वाली जगह, इसको बोलते हैं कम्यूलस ओफोरस या डिस्कस प्रोलीजरस, जिसे जर्म हिल भी बोलते हैं। और अब जाकर के ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है वो टर्सरी फॉलिकल्स में बदल जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सेकेंडरी फॉलिकल्स से टर्सरी फॉलिकल्स बनने में क्या क्या चेंज हुए? तो पहला चेंज तो हुआ कि जो छोटे छोटे स्पेस थे वो सारे छोटे छोटे स्पेस आपस में मिल गए, और आपस में मिलने के बाद एक गुहा बन गई, एंट्रम बन गई। फिर इसके अंदर कुछ फ्लूइड भर गया, लिक्वर फॉलिक्यूली, और इसके बाद में कुछ कोशिकाओं का समूह जो होता है वो इस प्राइमरी oocyte को इस बाहर की दीवार से जोड़ता है, जिससे डिस्कस ओफोरस या कम्यूलस ओफोरस या डिस्कस प्रोलीजरस या जर्म हिल बोलते हैं। और ये जो पूरी संरचना बनी है इसे हम टर्सरी फॉलिकल्स बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं? टर्सरी फॉलिकल्स। चलिए साहब, तो यहाँ तक आपके फॉलिकल डेवलपमेंट देख लिया, टर्सरी फॉलिकल्स तक का डेवलपमेंट आपके समझ में आ गया। टर्सरी फॉलिकल्स में कुछ चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस के बाद में ये टर्सरी फॉलिकल जो होता है वो एक परिपक्व फॉलिकल्स में बदल जाता है, एक मैच्योर फॉलिकल्स, जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं, उसमें बदल जाता है। ठीक है, तो एक परिपक्व फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स बनने के लिए इसमें क्या क्या चेंज होते हैं वो देखिए। तो जो ब्लू लाइन, ब्लू पेन की साइज से जो मैंने बना रखा है चित्र, वहाँ तक का चित्र तो आपने टर्सरी फॉलिकल्स में पढ़ रखा है। ये वाला जिसको मैंने अभी घेर रखा है, ये यहाँ तक का चित्र आपने टर्सरी फॉलिकल्स में देख रखा है। ये स्ट्रक्चर टर्सरी फॉलिकल्स तक की है। ओके, इसके चारों तरफ ये लाल कलर की पेन से मैंने कुछ कोशिका बना रखी है। ऐसी कुछ कोशिकाएं आकर के यहाँ पर इस पर जमा हो जाती है। ठीक है, ये कोशिकाएं इस पूरे फॉलिकल्स के सबसे बाहर की तरफ, आउटर मोस्ट कुछ कोशिकाएं, ये कोशिकाएं आती हैं अंडाशय की मेडुलरी जॉन से, वहाँ से आकर के इसके ऊपर जमा हो जाती है। ठीक है, और एक पूरी ऐसी लेयर इसके चारों तरफ एक लेयर बना देती है, और इस लेयर को बोलते हैं थीका इंटरना। इस लेयर को क्या बोलते हैं? थीका इंटरना। इस थीका इंटरना से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि इस प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, वो स्टार्ट हो चुका है और डिप्लोटिन अवस्था में आकर के रुका हुआ है। आगे का मामला इस एस्ट्रोजन हार्मोन के बनने के बाद स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डिप्लोटिन अवस्था के बाद का जो विभाजन बाकी पड़ा था वो इस एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में आने से शुरू हो जाता है, और इस तरीके से अर्धसूत्री फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। जब इस प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो अब ये प्राइमरी oocyte जो कि वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो जब ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है टर्सरी फॉलिकल से, तो उस समय ये प्राइमरी oocyte जो इसके अंदर थी वो अब किस में बदल गई? सेकेंडरी oocyte में बदल गई। क्यों बदली? क्योंकि यहाँ पर म्यूटिक डिवीजन अरेस्टेड था, डिप्लोटिन अवस्था में अवरुद्ध था, वो कंप्लीट हो गया है। और उसको कंप्लीट करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इस एस्ट्रोजन हार्मोन से मिली। और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकला? थीका इंटरना से। और ये थीका इंटरना सेल कहाँ है? थीका इंटरना इसकी सबसे बाहर की एक परत है। ये परत किससे बनी है?
ये परत मेडुलरी जोन से आने वाली कुछ कोशिकाओं के समूह से बनी हुई है। ओके, तो ये थीका इंटरना की एक लेयर बनी। इस थीका इंटरना की लेयर के अलावा इसके ऊपर एक पेंसिल से मैंने बनाई एक लेयर, आप देख रहे होंगे, एक लेयर और बन जाती है जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की होती है। ठीक है, किसकी होती है ये? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की। और इस लेयर को कहते हैं थीका एक्सटर्ना। तो इस तरीके से इसके ऊपर एक और लेयर बन जाती है थीका एक्सटर्ना। तो हमने देखा कि टर्सरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल बनने के लिए इसके ऊपर दो लेयर बनती हैं, एक थीका इंटरना और एक थीका एक्सटर्ना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब प्राइमरी oocyte थोड़ी रहा ये, इसमें तो विभाजन हो गया कंप्लीट, इसलिए ये प्राइमरी oocyte अब किस में बदल गया? सेकेंडरी oocyte में। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर भी कुछ परतें बन जाती हैं, कुछ लेयर बन जाती हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte के ऊपर जस्ट ऊपर एक लेयर बनेगी इस तरीके से, जो मैं बता रहा हूँ वो लेयर बनती है ग्लाइकोप्रोटीन की। और ये ग्लाइकोप्रोटीन की सेकेंडरी oocyte के ऊपर जो लेयर बनेगी, इस लेयर को बोलते हैं जोना प्लूसिडा। इस लेयर को क्या बोलते हैं? जोना प्लूसिडा। ठीक है, इस जोना प्लूसिडा के ठीक बाहर, यानी कि ये जो आपकी जोना प्लूसिडा बनी, इसके ठीक बाहर की जो सेल है, किसकी है ये सेल? ये कम्युलिस उफोरस की है ना। ये कम्युलिस उफोरस की सबसे अंदर की परत जो होगी वो एक लेयर और बना देगी, जिसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा नहीं समझ में आई? कोरोना रेडिएटा भाई, ये जोना प्लूसिडा जो बना, वो जोना प्लूसिडा किससे बना? ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर है जो कि इस ओवम के सेकेंडरी oocyte के बाहर बना है। इसके बाहर जो ये कम्युलिस उफोरस है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कम्युलिस उफोरस है ये वाला, तो इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है, वो इनर मोस्ट लेयर क्या बना देगी? कोरोना रेडिएटा बना देगी। तो इस तरीके से टर्सरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल्स बनने में, एक तो इस फॉलिकल्स के ऊपर दो लेयर बन गई, एक थीका इंटरना और दूसरी थीका एक्सटर्ना। ये दो लेयर तो इस पे बन गई। और सेम वे में ये प्राइमरी oocyte जो था वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया और इसके ऊपर भी दो लेयर बन गई, जोना प्लूसिडा और कोरोना रेडिएटा। और इस तरीके से ये जो होगा वो एक परिपक्व फॉलिकल बन गया अब आपके। ठीक है, ये ग्राफिन फॉलिकल है, वो कैसा फॉलिकल है? एक परिपक्व फॉलिकल। अब ये परिपक्व फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में 14वें दिन इसका ओवुलेशन होगा, यानी कि इसमें से ये जो सेकेंडरी oocyte था वो बाहर निकल जाएगा और सेकेंडरी oocyte के बाहर निकलने के बाद फिर उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के दौरान फिर उसके अंदर अर्धसूत्री सेकंड जो होगा वो स्टार्ट तो हो चुका है सेकेंडरी oocyte में, लेकिन फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म की प्रेरणा में फिर वो अर्धसूत्री सेकंड जो कि मेटाफेज अवस्था में अरेस्टेड था वो कंप्लीट होगा और ओवम बनेगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? जो मेन इंपॉर्टेंट बात अब लास्ट में एक बात रही है, ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में समझा दी है कि अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है, यहाँ से सीख लेते हैं, ये ओवम बार आ गया, ये आपका ग्राफिन फॉलिकल्स बन गया जो कि मैंने वहाँ बताया था वो। अब ग्राफिन फॉलिकल से ये ओवम बार आ गया, ओवम बार आने के बाद ये ओविडक्ट में आएगा, ओविडक्ट इस तरीके से, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ इसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये फिर किस में बदल गया? कार्पस ल्यूटियम में। और ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो दो हार्मोनों का स्रावण करता है। इसमें से मेन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो इसको, ये जो है ना, ये आपका ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, यानी भ्रूण के निर्माण को, भ्रूण के विकास को प्रेरित करता है। कुल मिलाकर के गर्भाशय में भ्रूण की स्थापना को, गर्भाशय को तैयार करता है भ्रूण स्थापना के लिए और भ्रूण के विकास को प्रेरित करता है प्रोजेस्टेरॉन। जिसका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम बना रहना चाहिए, वो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा बना रहता है। ओके, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो ये कार्पस ल्यूटियम डिसजनरेट हो जाएगा, अपहसित हो जाएगा, टूट जाएगा और किस में बदल जाएगा? कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा। जब ये कार्पस एल्बिकेंस, यानी इसको वाइट बॉडी बोलते हैं, ये येलो था, इसको येलो बॉडी बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम को। तो ये कार्पस एल्बिकेंस जब बनेगा तो फिर वापस, चूँकि निषेचन नहीं होगा तो बनेगा कार्पस एल्बिकेंस, तो इसलिए फिर वापस आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि वापस इसी तरीके से ये सब फॉलिकल्स बनेंगे, फिर ग्राफिन फॉलिकल्स बनेगा, फिर ओवुलेशन होगा, मेनिस्ट्रेशन साइकिल के 14वें दिन LH हार्मोन के प्रभाव में ये सारा प्रोसेस होगा इसमें। ठीक है सब, तो ये सारी बातें हमने देखी। लास्ट बात ये है कि यहाँ जो ये फॉलिकल्स बन रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल्स, इन सारे फॉलिकल्स को बनाने में एक हार्मोन की प्रेरणा आवश्यक है, एक हार्मोन आवश्यक है, वो हार्मोन है FSH। कौन सा हार्मोन आवश्यक है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, सेम वे में यहाँ पर अंडोत्सर्ग के लिए भी एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है LH।
ये दोनों हार्मोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहलाते हैं। दोनों हार्मोन FSH और LH दोनों हार्मोन को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं और ये दोनों हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, से स्रावित होते हैं। इसमें से LH हार्मोन ओवुलेशन को प्रेरित करता है और FSH हार्मोन या फॉलिकल के डेवलपमेंट को प्रेरित करता है। ठीक है, दैट्स ऑल। इस तरीके से ओवम की स्ट्रक्चर और ओवम के फंक्शन को हमने समझ लिया।